अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं आपको पता है पिछले दिनों मैंने बाबर खान जो ARV में रिपोर्टिंग का क्राइम की बीट है उनकी, और वो अरसा दराज से वो 20-25 साल से वो इसी पेशे से मुंसलिक थे। मैंने उनको बुलाया था, उन्होंने अपने ख़यालात का जो इजहार किया वो भी आपने सुना। और आज मैंने अपने स्टूडियो में अपने बड़े प्यारे भाई और मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, इनका नाम है अहमद फराज, और ये जियो चैनल पे जो है ना क्राइम की बीट इनके पास है। और अरसा 20 साल थे, ये जियो जब स्टार्ट हुआ है ना तो उस वक्त से ये एहसास इनको जाता है कि क्राइम की बीट को इन्होंने नहीं संभाला हुआ है। नादरीन, मज़े की बात यह है कि अहमद फराज साहब ने जो है ना एक पिछले दिनों किताब जो है शाया की, और वो किताब जो है ना जिस तरह भी वो पुलिस मुकाबले हुए, ख्वाह वो मैनेज किए हुए पुलिस मुकाबले थे, ख्वाह वो जेली थे, ख्वाह वो मुस्तबा थे, जिस तरह के भी थे, उन तमाम पुलिस मुकाबलों के बारे में इन्होंने जो है ना अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। और उनकी FIRs, यानी कि वो पुलिस मुकाबले जब होते हैं तो जाहिर है उसकी FIR भी तो दर्ज होनी है ना, उनकी FIR भी इस किताब में मौजूद है। और वो किताब आपको मैंने बाकायदा तौर पर मैंने आपको दिखाई भी थी, और इस वक्त तो बड़ी तेज़ी से जो है किताब पूरी दुनिया में पढ़ी भी जा रही है और लोग मंगवा भी रहे हैं, क्योंकि मुझे इस तरह से अंदाज़ा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं और मैं फिर अहमद साहब से पूछ के फिर उसका रेफरेंस नंबर वगैरह उन लोगों को देता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि वो किताब बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है। आपको पता है कि लोग क्राइम के बारे में जानना चाहते हैं, इस वजह से जो है ना उस किताब को बहुत ज़्यादा पसराई मिली है और वो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। मैंने अहमद फराज साहब से फ़ोन पर रब्ता किया और मैंने इनसे ये पूछा कि अहमद भैया आप मुझे ये बताएं, आपके दिल में ये किस तरह से बात आई कि मैं इन तमाम पुलिस मुकाबलों को जो है ना किताब की सूरत में शाया करूं। तो मुझे इन्होंने जो जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि वो जवाब आपके साथ भी शेयर हो और आप लोग जानने और आप लोगों को ये पता लगे कि ये बुक लिखने की जो वजह वो क्या थी। अहमद फराज जो है ना आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं आज इनको जो है ना सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की अतहा गहराई से जो है ना मैं ममनून हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज ये मेरे स्टूडियो में आए हैं। और अब आगाज़ करते हैं अपनी बातों का और अपने सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला ये सवाल मैं अहमद भाई से करूँगा कि अहमद भाई आप ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है और आप किस तरह इस फील्ड में आए, और ये किताब लिखने का जो है ना आपको कैसे जो है ना आपके जहन में आया कि मैं इसको किताब की सूरत में जो है ना लोगों को भेजूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में, अपने कीमती इस सोशल मीडिया का आपको ये जो चैनल है इसके लिए आपने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मैंने ये करियर जो है वो कब शुरू किया था, तो ये मैंने जो है सहाफ़ती करियर जो था ये 91 में शुरू किया था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो थी वो 90 में जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे, तो मैट्रिक के पेपर देने के बाद आपको पता है कि रिजल्ट का वेट हो रहा होता है, तो मैंने ये जाना कि मैं फारिग रहने के बजाय मुझे कुछ करना चाहिए। तो तब मैंने एक अखबार था, छोटा अखबार था हॉटलाइन, वहाँ से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। तो जब मैंने अखबार में काम शुरू किया तो उसके बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया, मैंने कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। फिर जब मैंने कॉलेज में सर सैयद कॉलेज ऑफ कॉमर्स मैंने दाखिला लिया, तो दाखिला जब मैंने लिया फर्स्ट ईयर में, तो फिर मैंने क्योंकि मैं अमली सहाफ़त मैंने शुरू कर दी थी, तो उसके साथ साथ फिर मैंने सहाफ़त भी की और साथ साथ अपनी एजुकेशन भी इम्प्रूव की। और ना सिर्फ मैंने FA किया, ना सिर्फ मैंने BA किया, बल्कि फिर मैंने रेगुलर पंजाब यूनिवर्सिटी से MA जर्नलिज्म किया मैंने 2002 में। फिर मैंने वहाँ से रेगुलर जो है मैंने मास्टर्स किया, और मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने क्योंकि 2002 में जियो जो है वो शुरू हो चुका था, जियो न्यूज़ जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं प्रिंट मीडिया में काम कर रहा था, तो फिर मुझे मौका मिला, जब मैंने मास्टर्स कर लिया तो फिर मैंने फौरी तौर पर मैंने फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन किया। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे लगभग कोई ये 32वां साल चल रहा है इस सहाफ़त में, जिसे कहते हैं क्राइम रिपोर्टिंग में। माशाअल्लाह। अहमद भाई, एक मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा, मैंने बाबर साहब से ये सवाल करना था, उस वक्त मेरे ज़हन में नहीं रहा। पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें मतीउल्लाह जान जो है ना ये माइक पकड़ के 3 सहाफ़ी, 3 जर्नलिस्ट जो हैं, 3 एंकर पर्सन जो हैं, समी इब्राहिम, उसमें वो जो थे इमरान रियाज खान थे और उसमें मोहित पीरजादा थे, उनके साथ जो उनकी बातें हो रही हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि जो सोशल मीडिया पे ना उनको वायरल नहीं करना चाहिए था ना। वो उनका गुफ्तगू का जो अंदाज है उसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जिन्होंने जो है ना इनका इमेज जो है ना उसके थोड़ा सवालिया निशान लगाया है। आप उस प्रोग्राम के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है चौधरी साहब। बात यह है कि हम लोग जर्नलिस्ट है, हमें खबर बनना नहीं चाहिए, हमें खबर देनी चाहिए। वेरी गुड। हम खबर बनेंगे तो हम बदनाम होंगे। ये बात नादरीन बड़ी काबिल गौर है
उन्होंने कूजे में समुंदर बंद कर दिया है। हम तो खबर नहीं हमें बनना चाहिए। समी इब्राहिम भी अपने बड़े प्यारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। इमरान साहब मेरे कुलीग रहे हैं और मतीउल्लाह जाम साहब तो वैसे ही बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो सीनियर दोस्त हैं। तो अगर उनमें आपस में कोई इस तरह की कोई हार्ड टॉक हो रही थी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको रिकॉर्ड करके इस तरह उसको वायरल करना चाहिए था। और फिर जिस तरह की गुफ्तगू की गई, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए, मैं इस पर बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा, ये अच्छा नहीं था। ये अच्छा आपके कहने का मतलब ये है कि ये बातें टेबल टॉक यानी चाय के वक्फे के दौरान ऐसी बातें चाय की टेबल पे या खाने की टेबल पे हो जाते, तो अलग बात थी, इनको वायरल नहीं होना चाहिए था। आप कंडेम करते हैं इस बात जिस तरह जोई साहब वो आपस में हंस के बातें कर रहे थे, तो ये फिर उनको तो किसी अच्छे माहौल में भी बैठ के ये बात कर लेनी चाहिए थी। चाहिए जाए कि उसकी रिकॉर्डिंग की जाती, ना सिर्फ रिकॉर्डिंग की गई बल्कि उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक किया गया। और फिर जिस तरह लोगों ने इस पर बातें बनाई, ये होना नहीं चाहिए। अब पब्लिकली बात ही नहीं करनी चाहिए ताकि लोग उसको वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। अहमद भाई, मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ अपने नॉलेज के लिए कि जब आप किसी जाए वकूआ पे यानी खुदकश धमाका या कोई जिस तरह ये रीगल चौक में या गुलशन इकबाल वाला वाकया हुआ है या इस तरह की और भी सोसाइटी हुई है, जब आप इवेंट में जाते थे तो वहां पर कोई ऐसा दिल खराश वाकया जिसने आपको भी एक बार डरा दिया हो, वो नाज़रीन से शेयर करना पसंद करेंगे? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल, आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया। मेरे सामने मुझे याद है 2009 की बात है जब मुनावा में अटैक हुआ था। तो उस दिन मुझे याद है कि जब टेररिस्ट जब अंदर गए थे तो फिर टेररिस्ट जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तो लड़ रहे थे, लेकिन उस दौरान जब उन्होंने अपने आप को वो जब खुद को ब्लो करते थे तो एक जोरदार आवाज आती थी, जिस तरह एक धमाके में आमतौर पर आवाज आती है। तो जाहिर जब वो आवाज आती थी बाहर तो दिल बहुत डरता था कि अंदर पता नहीं अंदर फोर्सेस मौजूद हैं, हमारे जवान अंदर मौजूद हैं। जाहिर अंदर हमारे जो फोर्सेस थी वो एक मनामा जो ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पर रिक्रूट्स रहते थे और दिल को वाकई बिल्कुल कुछ होता था कि अंदर जिस तरह रिक्रूट्स अंदर हैं और वो जिस तरह खुद को ब्लो कर रहे हैं, जाहिर है उनमें से कई जो है वो शहीद हो गए होंगे। और यही हुआ था, बहुत ज्यादा वहाँ पर हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे। वहाँ पकड़ा तो कोई नहीं गया था, लेकिन ये सुसाइड बोमर जो थे इन्होंने खुद को वो ब्लो करते रहे और हमारे जवानों को शहीद करते रहे थे। तो उस वक्त बहुत मुझे दुख भी हुआ था और दिल खून के आंसू रो रहा था। अहमद भाई, मेरे साथ एक प्रॉब्लम जो है ना अक्सर होती है, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आके जो है ना अपनी राय देते हैं कि जी चोई साहब आप बदमाशों को जो है ना प्रमोट कर रहे हैं, आप इस तरह के प्रोग्राम्स करके जो है ना लोगों के अंदर बदमाशी और बदमाशों की तशखीर कर रहे हैं। तो मैं आप माशाल्लाह इतने 32 साल से आप इस पेशे से मुंसलिक हैं और मेरी नज़र में कि मुकद्दस सहाफ़त जो है ना मुकद्दस पेशा है, तो आपने ये क्रिमिनल्स के ऊपर पुलिस मुकाबले के ऊपर किताब क्यों शाया की है, जरा मेरे नाज़रीन को बताएं। शायद जो साहब मैंने जब रिपोर्टिंग का आगाज़ किया था 91 में, तो तब ये पुलिस मुकाबले जो थे शुरू हुए थे, तकरीबन शुरू हुए थे। और क्योंकि 1 साल गुजरा, 2 साल, 3, 4, 5, 6 साल जब गुजरे तो मेरे एक ज़हन में सवाल है कि ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं इनमें एक ही किस्म की कहानी क्यों बताई जाती है कि जी मुल्ज़िमों को पकड़ने के लिए गए, उन्होंने फायरिंग की, फिर जवाबी फायरिंग में वो मारे गए। अच्छा, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए तो इनका नुकसान क्यों नहीं हुआ? तो ये इस किस्म के कई सवाल जो थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि इन जाली पुलिस मुकाबलों की हकीकत सामने आनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने एक रिसर्च जो है वो तभी से मैं कर रहा था, तो उस रिसर्च के मुताबिक जाली पुलिस मुकाबला वही है जिसमें रात को किसी भी मुल्ज़िम को निकाला जाता है और फिर वीराने में जाकर मार दिया जाता है। पुलिस टॉर्चर या पुलिस तशद्दुद जो है वो इनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर वही है जिसमें रात को निकाला जाए और निकाल के मारा जाता है। सो इस जो मैंने किताब जिसका अभी आपने भी हवाला दिया एनकाउंटर कॉप्स, इसमें मैंने 100 मुकाबले जो थे टॉप के 100 मुकाबले वो क्यों लिखे? वो इसलिए लिखे कि कानून जो है सेक्शन 99 और सेक्शन 100 वो क्या कहता है? सेक्शन 99 ये कहता है कि जब आप किसी को पकड़ने जाए तो आप हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत उसको मार सकते हैं गोली, 99 ये कहता है। लेकिन साथ ही सेक्शन 100 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब आपको यकीन हो जाए कि मुल्ज़िम आपकी जान लेगा तब आप उनकी जान ले सकते हैं। तो ये सेक्शन 100 का जो इस्तेमाल है ये हमने ये देखा ये पुलिस इस्तेमाल करती है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है सेक्शन 100 को इन्होंने अब मैं तो ये कहता हूँ कि सेक्शन 100 का नाम बदल के ना इसको पुलिस मुकाबला सेक्शन का नाम दे देना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, मुझे एक बात बताएं, पर्सनली सवाल है ये, मुझे पता है कि इस किताब को लिखने के बाद जो है ना कई पुलिस वालों ने आपसे गिले भी किए होंगे कि आपने किस तरह ये इन मुकाबलों में जो है रिपोर्टिंग कर दी और इन मुकाबलों को जो है ना आपने जिस तरह से शाया किया है। मैंने तो नाज़रीन ये यकीन कीजिएगा कि ये जो इनकाउंटर कॉप्स बुक है ना, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, मेरा चैलेंज है
मुझे कोई एक कारी भी जो है ना, जिसको पढ़ने वाला होगा, मुझे एक भी पुलिस मुकाबले के ऊपर जो इन्होंने लिखा है ना, मुझे उसमें गलती निकाल के दिखाइएगा। मैंने इसमें से बड़े पुलिस मुकाबलों को खोला, सारे तो नहीं मैं अभी पढ़ सका, लेकिन मैंने काफी सारे को 35-40 के करीब पुलिस मुकाबले पढ़े हैं, जिनका कि मैं खुद कभी विटनेस था, जिनका मैं आईनी शाहिद हूं कि ये उस दौर के हैं जो मैं बिल्कुल मेरे होशोवास का टाइम था। तो मैं नाज़रीन देख के हैरान हो गया। मुझे ये बताएं कि अहमद साहब, इसमें पुलिस वालों ने गिला तो आपसे लाजमी किया होगा? जी बहुत से ने गिला किया। चौधरी साहब आपको भी पता है, आप भी माशाल्लाह 20-25 साल से सारे ये जिस तरह भी क्रिमिनल्स मारे जाते थे, पकड़े जाते थे, बल्कि आपका नाम भी खुद इस बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि आपके वालिद साहब को भी कत्ल किया गया है। तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी उसका भी हकीकत लिखी, वो भी जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन लिखा हुआ। जिस तरह उनको कत्ल किया गया था, वो प्रैक्टिस 2 के वकील थे, वो गालबन वो कोर्ट से आ रहे थे, जिस तरह उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था शुचो बुर्जी में, और फिर उसके जो क्रिमिनल्स है पुलिस ने पकड़ के जिस तरह उनको मारा, फिर मैंने उसका भी जिक्र किया हुआ है। तो आपको भी पता है कि इन मुजरिमों को मारा क्यों जाता है, इसलिए मारा जाता है। देखें, हम खिलाफ है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, बिल्कुल ठीक है, मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए। अब मावराए अदालत कत्ल पुलिस क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि गवाह पेश नहीं होते, शहादतें नहीं दी जाती। जब शहादत नहीं दी जाएगी, जब गवाह पेश नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली जो एक्यूज है, जो मुल्जिम है, वो छूट जाएगा। और पुलिस यही बयान बनाती है, यही रीजन बनाती है कि इनको मारा इसलिए गया कि इन्होंने बाहर आ जाए। ठीक कह रहे हैं अहमद भाई। मैंने ये जो आपने बात की है, ये 110% मैं लोगों को अक्सर ये प्रोग्राम्स में कहता होता हूँ, हमारी पुलिस जो है ना, ये अफसरान ने जब ओहदों पे चार्ज लेने से पहले जो कोई हलफ लिया होता है ना, उसमें वाज़ह तौर पे ये इनसे हलफ लिया जाता है कि नक्शे अमन के रास्ते में कोई भी अमन बहाल करने के लिए अगर रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो ये उसको उखाड़ के फेंक देंगे। अब ये मावरा अदालत जो कत्ल होते हैं ना, ये पुलिस मुकाबले होते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, बिल्कुल आप लोग सही कहते हैं कि ये कई जैली होते होंगे, बल्कि ज्यादातर जैली होते होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये जैली पुलिस मुकाबला करने का पुलिस वालों को फायदा क्या होता है? यार, उन्होंने अहद किया होता है कि शहरियों के अमन के लिए हर कोशिश को जो है बवरे का। नहीं चौधरी साहब, मैं आपसे इस बात पे इख्तलाफ करूंगा। देखें, अगर उन्होंने अमन का ठेका ले लिया ना, तो फिर अदालतें बंद कर दें, अदालतें क्यों चल रही हैं? लेकिन अहमद भाई बंद कर दे। देखिए, जब तक ये माजरत के साथ चौधरी साहब, जब तक ये केस सही, मुझे ये बताएं कि जैनब केस जो कसूर का जो मुल्जिम था इमरान, उसको पुलिस मुकाबले में क्यों नहीं मारा? वो उसका ट्रायल क्यों किया? वो उसका चालान, देखें सर बात सुने, उसका चालान अदालत में 1 माह के अंदर पेश क्यों किया गया? उसको अदालत ने सजाए मौत सुनाई, सारी दुनिया ने सुना, उसको सजाए मौत दी गई। तो बात यह है कि जब तक किसी मुल्जिम का, किसी मुजरिम का सही चालान अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, वो छूट जाएंगे। उसका अदालत में चालान पेश क्यों किया गया? सारी दुनिया ने देखा, उसको सजाए मौत हुई ना, आपने भी देखा, उसको सजाए मौत दी गई। तो बात ये, चाहे वो 1 कत्ल का मुल्जिम है, चाहे वो 100 कत्ल का मुल्जिम है, जब तक सही चालान पेश नहीं किया जाएगा, सही केस नहीं दिया जाएगा, हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो सही काम नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि जाली पुलिस मुकाबला होगा, अदालतें इसको सजा देंगी और सजाए मौत होगी। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अहमद भाई, उसमें देखेंगे पुलिस वाले किस तरह से, अभी मेरी बात सुने, एक बंदा ब्लाइंड मर्डर हुआ है। आप मुझे एक बात, आप माशाल्लाह क्राइम की बीट को आप करते हैं, आप मुझे एक बात बताएं कि एक ब्लाइंड मर्डर हो जाता है, ब्लाइंड मर्डर में डेफिनेटली FIR नामालूम हो गई या गलत दर्ज हो जाएगी, क्योंकि ब्लाइंड में तो वो बंदे सामने नहीं आए। अब जब 2 साल 1.5 साल के बाद या 5 साल के बाद वो अफराद पकड़े जाते हैं, मुझे आप ये बताएं अपने तजर्बे के मुताबिक कानून में कौन सी ऐसी शिक है कि उन नामालूम अफराद को जिनके ऊपर FIR नहीं कटी हुई, पुलिस वाले इस्तगासे में कैसे फिट कर लेंगे? ये तो एक, ये आपका सवाल बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सवाली निशान है। उसमें पुलिस करेगी क्या? ठीक कह रहे हैं आप। उन्होंने तो, हम बात कर रहे हैं, देखें मैं बात कर रहा हूँ क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है जी। अब क्राइम अगेंस्ट पर्सन में और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो एनकाउंटर्स किए जाते हैं, वो ज्यादातर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो मुलविस, यानी कि 392, 395 रेप या 365A के जो मुल्जिमान होते हैं, उनको एनकाउंटर्स में मारा जाता है। जहां तक आपका ये सवाल है, वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन जिसमें खास तौर पर ऑनर किलिंग आ जाती है या दुश्मनदारी में है, उसमें बहुत कम ये चांस होता है कि पुलिस उनको एनकाउंटर में मारे। आपकी तकरीबन बिल्कुल आपने सही फरमाया, FIR होती है वो नॉन की ही होती है, लेकिन जो डकैती के दौरान कत्ल करता है उसकी जो FIR दर्ज की जाती है, होती तो वो भी ना मालूम, लेकिन मारा उन्हीं को जाता है, उनको नहीं मारा जाता। ठीक कह रहे हैं आप अहमद भाई। आपकी रिपोर्टिंग के दौरान आपके सारे टेनोर में कोई ऐसा एक वाकया जिसने आपको भी जो है ना हिला कर रख दिया हो कि यार ये जुल्म की इंतहा हो गई है? कई वाकयात है तो ये सब, मैं लास्ट ये एक वाकया हुआ है रमज़ान में ही,
ग्रीन टाउन के इलाके में एक नौजवान था, नशई का आदमी था, आइस पीता था, उसने अपने माँ बाप को मार दिया। ये जो पिछले दिनों को जी, तो मैं ऐसे हर उस वाक़े पर मेरा दिल दुखता है और रिपोर्टिंग करनी बड़ी मुश्किल होती है जिसमें बच्चों को मारा जाए। और मैंने ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट किए हैं जिसमें माँ ने अपने बच्चों को मार दिया है, बाप ने अपने बच्चों को मार दिया है, या किसी ने आके बच्चों को मार दिया है। तो लिहाजा वाक़या तो हम लोग, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, ज़ाहिर है मैंने क्राइम बीट की है, तो ये मर्डर कत्ल जो है इनको कवर करना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जब हैवी हार्टेड होकर जिस वाक़े की मैं रिपोर्टिंग करता हूँ ना, वही वाक़या होता है जिसमें बच्चों को कत्ल किया। अहमद भाई, एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं आइस के नशे के ऊपर, और मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं कि जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे जो अनारकी, बंदूक पकड़ी है एक बच्चे ने, जॉगर पहने हुए हैं, गाड़ी किसी की है, गनमैन किसी के, ऊपर से लिखा हुआ है मेरे पीछे कोई नहीं, मैं आप या जो भी हैं। आप इन चीज़ों के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? जो साहब, ये सोशल मीडिया की उम्र कितनी है यहाँ पे, आपको पता है? 7-8 साल होगी ना जी? 10 साल बिल्कुल, 2013 में है ये। सोशल मीडिया एक ऐसा, मैं उसको बीमारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा वो वायरस है जिसका ना कोई माँ है ना कोई बाप। इसको कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की, हमारे काफ़ी इदारों ने कोशिश की कि इस पर किसी तरह, जिस तरह नेगेटिव या इसकी कैंपेन चलाई जाती है, उसको रोका जाए। तो मेरे ख्याल में ये जब तक बच्चों के पास या हमारी नौजवान नस्ल के पास ये एक मोबाइल फ़ोन है ना, तब तक हम इनको सही नहीं कर सकते। तो ये माँ बाप का जो है ना, उनको चाहिए कि वो बच्चों को, ख़ास तौर पर जब बच्चे छोटे हों, तो उनको ये मोबाइल फ़ोन जो है उनको बिल्कुल ना दें। कम से कम जब तक वो मैट्रिक या ओ लेवल ना कर लें, तब तक तो उनको बिल्कुल मोबाइल फ़ोन ना दें। और अगर दें तो चेक रखें उस पर, या कम घर का पासवर्ड जो है, जो उनका वाईफाई है, उसको रोज़ चेंज करें, उसको हर 5 घंटे के बाद चेंज करें, ताकि वो अपनी एजुकेशन के बाद या फारिग टाइम में अगर वो सोशल मीडिया या मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो मैक्सिमम 2 घंटे के लिए करें, ताकि अगर वो माँ बाप घर ना हो तो वो बिल्कुल ना इस्तेमाल कर सके। वाईफाई का पासवर्ड मैं फिर कह रहा हूँ आपके तवज्जो से, आपके इस चैनल पे, कि माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है वो दिन में 2 मरतबा चेंज करें, और सिर्फ उनको 2 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन दो। लेकिन उनकी उम्र जो है वो कम से कम जब 15 साल हो तब उनको मोबाइल फ़ोन। नाज़रीन देखें ना कितनी ज़बरदस्त बात है, इसकी मैं थोड़ी तशरीह कर देता हूँ। अहमद भाई के कहने का मतलब यह है, जो अक्सर प्रोग्राम्स में मैं आपको कहता होता हूँ कि बच्चों को अगर आप कंप्यूटर पे अगर उनकी फेसबुक ऑन कर देते हैं या यूट्यूब ऑन कर देते हैं ना, तो उस कमरे के अंदर मौजूद दूसरे अफराद भी देख सकेंगे ये बच्चा क्या देख रहा है। अभी एक मोबाइल है, बच्चा बिस्तर के अंदर लेट के क्या देख रहा है और क्या कर रहा है, आपकी ये रसाई वहां तक नहीं होती। इसलिए जो है ना, बच्चा हमेशा, आपको पता है मैं प्रोग्रामों में ये कहता होता हूँ कि शैतान हर चीज नकद देता है, बच्चा इसलिए हमेशा शैतानी कामों की तरफ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना बड़ी काबिल गौर है। अहमद भाई, आप ये बताएं कि ये जो पुलिस का जो दिन ब दिन जो है ना, ये मोराल मेरे अंदाजे के मुताबिक तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपकी अपनी इसके ऊपर क्या राय है कि पुलिस जो है पहले की बनिस्बत बेहतर हो रही है या पुलिस का मोराल नीचे की तरफ जा रहा है? पुलिस को ठीक होने नहीं दिया जा रहा। जो सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 चीजें हैं जी: पुलिस, जुडिशरी और जेल। जब तक ये तीनों चीजें ठीक नहीं होंगी, हम इस पूरे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। यानी पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। आप पुलिस की जितनी मर्जी उनको दुरुस्त कर लें, उसके बाद जब अदलिया में आना है तब खराबी आनी है, अदलिया को भी ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब मुलजिम ने जब जेल में जाना है, फिर जेल को भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ये 3 चीजें जो है ना, पुलिस, जुडिशरी और जेल, ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा हैं। हमें इन तीनों को सीधा करना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस को मुर्द इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त आपसे करने लगा हूँ। मैं ये पूछने लगा हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि आपने अपनी इस फील्ड के अंदर कोई ऐसे पुलिस अफसर तो डेफिनेटली देखे होंगे कि जिनको मौक़िफ़ लेने के लिए आपने रात के 2 बजे फ़ोन किया है, तो उन्होंने पहली बेल पे आपका फ़ोन अटेंड कर लिया और आपने उनको एक टांग पे खड़े पाया है। उनका नाम बताने पसंद करेंगे? बिल्कुल जी। वो एक ही SP है जिनका नाम है उमर विरक साहब। उनको 24 घंटे में सहाफ़ियों ने जब भी फ़ोन किया ना, उन्होंने दूसरी बेल पे फ़ोन उठाया। अच्छा। और उन्होंने मौक़िफ़ भी दिया और उन्होंने बात भी सुनी है। ये बदकिस्मती थी हमारी कि वो अब साइडलाइन हो गए हुए हैं, वो साइड पे हैं। लेकिन उमर विरक साहब वेरी प्रोफेशनल अफसर, उन जैसे अफसर जो हैं वो वाकई महकमे के लिए उनके माथे का झूमर है। और मेरे ख्याल में उनको होना चाहिए था इस दफ़ा, इस वक्त महकमे में उनको होना चाहिए था। लेकिन जो भी उनके साथ ट्रेजेडी हुई है तो वो महकमे का हिस्सा ही है, लेकिन उनको साइड लाइन पे किया हुआ है।
उमर विवेक साहब एक ऐसे अफसर थे, एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा। हरबंसपुरा में एक बच्चा जो था वो तावान के लिए अगवा हो जाता है। बच्चा छोटा था, बच्चे का जो वालिद था वो बाहर था और 4 बहनों का वो इकलौता भाई था। तब मुझे याद है कि विवेक साहब ने 72 घंटे वहाँ पर रहकर जाग कर गुजारे और उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की कि जब तक इस बच्चे का पता नहीं चलेगा वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। और उन्होंने वाकई इस तरह किया कि जब उस बच्चे के मुल्ज़िम पकड़े गए उसके बाद वो सुरखरू हुए और फिर उन्होंने सजदा किया था। अहमद भाई, ये जो एक लफ्ज़ मशहूर होता है साफ़ियों के बारे में जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लिफाफा साफ़ी, आप कुछ लिफाफा साफ़ी जो उनको जानते हैं या उनका नाम लेना पसंद करेंगे? जो सब मेरा ख्याल है अब लिफाफा साफ़ से बात जो है ना बहुत आगे जा चुकी है, यानी कि प्लाजो तक जा चुकी है, बिल्डिंग मार्केट। अब मैं किसका नाम ना लूं और किसका नाम लूं। ये लिफाफे की जो प्रैक्टिस थी ना ये होती थी 95 तक, 94 तक, फिर उसके बाद लिफाफे तो खत्म हो गए हैं, बात तो बहुत आगे जा चुकी है। मैं किसका नाम लूंगा, लिस्ट बहुत लंबी है। पहले तो ये था ना, जाकर अपना इंटरव्यू दें, अखबार को ज्वाइन करें या चैनल को अगर आपने ज्वाइन करना है तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। आजकल हर बंदा जो एक मोबाइल खरीदता है, साथ उसके वो एक माइक लगाता है और थानों के अंदर घुस जाता है। आप इस चीज को, इस अमल को खुशाइंद करार देंगे या इसको कंडेम करेंगे? मैं बिल्कुल इसको कंडेम करूंगा। देखिए जी, किसी को कोई हक नहीं है कि इस तरह माइक उठाए और थाने में चला जाए या किसी दफ्तर में चला जाए। हाँ, अगर वो किसी इदारे में है या अगर वहाँ पे कुछ बुरा हो रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे आवाम के सामने लेके आए, नाज़रीन को दिखाएं। लेकिन ये इस तरह चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करना, सरेआम किसी दफ्तर में घुस जाना, ट्रेस पासिंग है ये, या किसी को जाकर कैमरा खोल के उनसे बात शुरू करना, मेरा ख्याल है ये प्रोफेशनली तौर पर ये अच्छी बात नहीं है। जंग में और जियो में हमने तो ये देखा है, हमें जो सिखाया गया है, जो हमारे इदारे का जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर कोई मौक़िफ़ देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो खबर नहीं रोकनी, लेकिन ये साथ ज़रूर दे देना कि जो उनसे रब्ता किया गया उन्होंने बात नहीं की। लेकिन अगर किसी से ज़बरदस्ती करने की कोई बात है, मेरा ख्याल है ये बहुत गलत, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। और फिर होता उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी के सामने इस तरह जाते हैं तो वो फिर आपके ऊपर हमलावर होता है, और जब आपके ऊपर हमलावर होता है तो फिर आप उसको इशू बना देते हैं कि ये साफ़ खतरे में पड़ गई। इस तरह थोड़ी होता है। अहमद भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो इस तरह के जो 2 नंबर लोग जो साफ़ी बने हुए हैं, होते नहीं है वो साफ़ी, उनका साफ़त है ताल्लुक ही कोई नहीं, तो प्रेस क्लब को इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेते हैं एक्शन। हमारे साबका सदर थे अर्चिन साहिर साहब, वो 13 मरतबा लाहौर प्रेस के सदर रहे हैं, और जब भी उनके पास किसी की शिकायत आई है उन्होंने ना सिर्फ उसके इदारे के, उस बंदे के इदारे में शिकायत की है, बल्कि उसको खुद उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है और प्रेस क्लब की मेंबरशिप उनकी कैंसिल की है। और यही प्रैक्टिस हमारे जो मौजूदा सदर हैं आजम चौधरी साहब, वो भी इस पे कर रहे हैं और वो इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं कि अगर उनके पास किसी की कोई शिकायत आ जाए तो वो उसको फौरी तौर पर ना सिर्फ उसके इदारे को बताते हैं बल्कि उनकी वो मेंबरशिप भी कैंसिल कर देते हैं। और ये प्रैक्टिस चल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब में ये प्रैक्टिस होती है और कहीं नहीं होती। अच्छा, इसका मतलब ये गंद खत्म होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। कि वो प्रोफेशनल होते नहीं है, नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए अदारों में घुस जाते हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल। और फिर प्रेस क्लब की जानिब से पुलिस को भी ये कहा जाता है कि इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जो अगर इन्होंने किसी को ब्लैकमेल किया है या इन्होंने फ्रॉड किया है तो वो फिर उसके बाद कार्रवाई भी की जाती है। वेरी गुड। अच्छा अहमद भाई, मुझे अक्सर जो है ना रिपोर्टर या जो जितने भी इस तरह के सोशल मीडिया पे या जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो अपने मालकान से जो है ना नाला मिलते हैं, और मैं उनसे जब पूछता हूँ कि मालकान आपको जो है ना वो तनख्वाहें वगैरह, तो उस मामले में जो है ना बड़ा मनफी सा जवाब देते हैं। क्या हकीकत में भी इसी तरह है कि मालकान के साथ जो है वो बड़े जो है उन्होंने आसे उम्मीदें लगाई होती हैं जिन पे पानी फेर दिया जाता है और उनको तनख्वाहें टाइम पे नहीं दी जाती? कुछ नाम नहाद ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मालकान हैं जो सहाफ़ियों को तनख्वाही नहीं देते, लेकिन अफसोस की बात है जो जब इनको तनख्वाह नहीं दी जाती तो वो फिर ब्लैकमेल करते हैं और वो ज़ाहिर है महंगाई चल रही है फिर वो 2 नंबर काम भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। इस पर हुकूमत को ख़ास तौर पे इन्होंने जो बॉडी बनाई हुई है पैमरा और अखबारात के लिए जो एक बनाई हुई है, या DGPR जो है या PID जो है, इनको इनके इश्तहारात रोकने चाहिए। जो हुकूमत से पैसे लेते हैं, जो हुकूमत से इश्तहारात लेते हैं, वो इश्तहारात लेके अगर वो अपने वर्कर्स को पैसे नहीं देते उनके इश्तहारात बंद करने चाहिए। इश्तहारात बंद करने चाहिए। अहमद भाई, मुझे आप ये बताएं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, क्या इन तीनों की अहमियत और वैल्यू सेम है? बिल्कुल सेम है इनकी अलग-अलग है। देखिए, अखबार उसकी एक अपनी वैल्यू है, उसकी एक अपनी अहमियत है।
टीवी उसकी भी एक अपनी अहमियत है, एक अपनी वैल्यू है उसकी। देखिए जो टीवी देख रहे होते हैं वो, अगर कोई मतलब कि आप ये 25 मार्च का अगर इशू देख लें, ये हम लोगों ने, नाज़रीन ने तो वो सारा दिन जो पाकिस्तान में होता रहा, जिस तरह जलाओ वगैरह होता रहा, जहाँ लोग इस्लामाबाद जाने के लिए जिस तरह सड़क पर निकल रहे, ये लोग तो टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन अखबारात में यही एक्शन जो है वो दूसरे दिन आता है। और सोशल मीडिया का ये होता है कि सोशल मीडिया पे साथ जो भी कुछ हो रहा होता है वो साथ चल रहा होता है, बर वक्त साथ चल रहा होता है। तो इन तीनों की अहमियत है इनकी अलग रहता है, लेकिन तीनों की अहमियत मैं समझता हूँ है, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन ही जारी होती है। अगर इनका मस्बत इस्तेमाल किया जाए तो, अगर इसका मसला इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल, अगर उसको गलत ना उसको लिया जाए, जिस तरह आपको भी पता है गवर्नमेंट के खिलाफ या साबका हुकूमत के खिलाफ या कोई भी हुकूमती कोई शख्सियत होती है, जिस तरह उसको बिगाड़ कर पेश किया जाता है, मेरा ख्याल इस तरह नहीं होना चाहिए। इस पर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा अहमद भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपकी क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान आपने एक चीज़ नोट की होगी कि लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जुर्म जो है वो कौन सा किया जाता है? कौन सा जुर्म है जो नहीं होता? यानी सारी फास्ट हैं। शाहिद साहब, लाहौर के 84 थाने हैं, 40 चौकियाँ हैं जी, और एक थाने में रोज़ की अगर 10 FIR भी दर्ज हों तो आप देख लें कितना स्कोर होगा लाहौर का। 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज होती हैं एक दिन ना सिर्फ 302, बल्कि इसमें आप रेप भी ले सकते हैं, डकैतियाँ तो बहुत हैं, मोटरसाइकिल चोरी है, कार चोरी है, फ्रॉड है। लिहाजा कानून की किताब में जितने भी बड़े जुर्म है ना, वो सारे ही होते हैं रोज़। तकरीबन 1000 FIR लाहौर में रोज, पूरे लाहौर में जो एवरेज है। अगर एक थाने में 10 FIR भी हों तो 84 थाने हैं, आप हिसाब लगा लें, 850-900 पर्चा बन गया। बड़ी हैरान और 40 चौकियां हैं। ये सवालिया निशान नहीं हो गया? बिल्कुल, उसकी वजह ये ना, देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री है। यानी कि जिस तरह लास्ट टाइम आपको पता होगा, कुछ दिन पहले थाना शफीकाबाद है, यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे होगा, यहाँ पर एक शख्स ने पर्चा दर्ज करवाया अपने जूते चोरी का, उसका बाएं साइड का जूता चोरी हुआ है, तो उसकी भी FIR दर्ज? उसकी FIR दर्ज हुई है। उसकी कीमत आपको पता क्या लिखी हुई है FIR में? 200 रुपया। यानी कि 200 रुपए का उसका बायां पाँव जूते का चोरी हुआ है और पुलिस को FIR देनी पड़ी है। अगर ऐसी FIR अगर स्पीड से हो रही हैं तो जाहिर है फिर 1000 से ज्यादा स्कोर होता है रोज। और सबसे ज्यादा मुझे याद है माजी में जो FIR जिन थानों में सबसे ज्यादा होती थी, उनमें एक नंबर 1 शादरा होता था, नंबर 2 भगवानपुर आता था। लेकिन अब हर थाने का जो स्कोर है वो अगर देखा जाए सालाना तो वो 2000, 3000, 4000 से ऊपर होता है। जराइम को रोकने के लिए आपके पास कोई ऐसा मुफीद मशवरा है जो पुलिस के या इस्तिलाहात में ये पुलिस के काम आ सके? बिल्कुल, ये सबसे अहम क्वेश्चन आपसे, जब तक पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं लाई जाएंगी, ना सिर्फ पुलिस में, अदलिया में, जब तक मुल्ज़िमों को सजाएं नहीं मिलेंगी और ट्रायल जो है ये जल्द नहीं होगा, 60 दिन के अंदर हर कसूरवार को उसकी सजा नहीं मिलेगी, तब तक शाहिद जोई साहब कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ये कंफर्म बात जी। इसमें पुलिस को, अदलिया को मिलकर बैठकर रोल अदा करना होगा और रिफॉर्म्स लानी होंगी कि क्या करना है। आपकी बात से 1874 में ये कानून बना था, आज 2022 चल रहा है। मुझे ये बताया, जब 1874 में कानून बना था तब में और अब में कितना फर्क है? ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जितना डिले होती है ना, फैसले में डिले हो जाती है, मुकदमे का ट्रायल 3-3, 4-4 साल लटका रहता है। इस दौरान जो है ना फिर मुलजिम ताकतवर प्लानिंग कर लेते हैं, पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, शूटरों को इस्तेमाल करके मुद्दइयों पे अटैक करवा देते हैं। अगर यही ट्रायल 60 दिन में हो जाए तो काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और मुद्दइयों को सब्र आ जाता है, वो माफी देने में मजबूर हो जाते हैं और केस खत्म हो जाता है। अहमद भाई, आप मुझे अपनी फील्ड में कुछ चंद जो ऐसे बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर उनके नाम बताना पसंद करेंगे अपने दोस्तों वगैरह के? बहुत हैं, देखिए उनमें जिनको आप मेरे साथी थे, जिनको आपने खुद भी इंटरव्यू किया है, बाबर खान बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, असद साई मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो थे, जायद अली खान वो थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अरशद अंसारी हैं, और इसके साथ साथ आज़म चौधरी, ये भी क्राइम रिपोर्टर थे, बड़े अच्छे हैं, और आसिफ होते थे, एक डॉन अखबार में काम करते रहे, वो हैं, और असद अली थे, यानी अपने काम के साथ सिंसियर लोग। मुजाहिद जाफरी, सलमान जाफरी, बहुत ज़्यादा, अजमत अब्बास। अब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने असद मिर्ज़ा, इवन के असद मिर्ज़ा, मुनव्वर भट्ट साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हकीकत में क्राइम रिपोर्टिंग की है और उन्होंने वाकई उनका डंका बजाया। वेरी गुड। अहमद भाई, मैंने जब आपकी किताब पढ़ी थी ना तो मैंने बड़ा सोचा और मुझे बड़ा ये नहीं, आपका ये स्टाइल जो है ना किताब लिखने वाला बड़ा पसंद आया। और मैं चूँकि मेरे पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन है तो मेरा भी ज़हन ना एक ज़ाविये से बन रहा था कि मैं भी अपनी ये जो बातें हैं ना इनको किताब की सूरत में लोगों तक जो है ना पहुँचाने की कोशिश करूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने एक किताब लिखी, आइंदा भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे या
कहीं आप डर तो नहीं जाएंगे, या पुलिस वालों की बातों से कोई आपको कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं आपको हुआ? डर से तो मैं 15 साल से नहीं डरा, मुझे नहीं पता था क्या होना चाहिए सब। मैं 15 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मैंने ये बुक लिखी है, और इंशाल्लाह अभी भी नेक्स्ट फिर एक मैं किताब लिख रहा हूँ जो इससे ज़्यादा इंशाल्लाह वो तहलका खेज होगी। ज़बरदस्त। क्राइम के हवाले से? बिल्कुल क्राइम के हवाले से ही होगी। ज़बरदस्त। अहमद भाई, अब आप अपने तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए, और माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आप देखे जाते हैं, और अल्लाह के हुक्म से आपने आज तक जितनी भी रिपोर्टिंग स्पॉट पे पहुंच के आपने की है, जायबकुआ पे पहुंच के जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह की बात आप डिलीवर करते हैं, बहुत कम सहाफ़ी हैं जिनमें ये जो है ना चीज़ होती है। अहमद साहब, आप मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को, मुझे फॉलो करने वालों को कोई पैगाम देना पसंद करेंगे मेरे प्रोग्राम की मुनासबत से? जी बिल्कुल, उनको पैगाम यही है कि वो जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें। अच्छा जी। बच्चे जो है ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। जब वो इस्तेमाल कम करेंगे, जब तक, मेरी वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, माँ बाप से ये कहता हूँ कि जब तक आपके बच्चों की एज जो है वो 15 साल से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक वो उनके हाथ में मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन उनको मत दें। उनको यूट्यूब, उनको फेसबुक, उनको ये व्हाट्सएप वगैरह उनको इस्तेमाल मत करने दें। जब उनको अक्ल सूझबूझ आ जाए तब दें। और ख़ास तौर पर जो आपके नाज़रीन हैं, जिनका ये मेरा पैगाम है, जो आपका प्रोग्राम पसंद करते हैं, उनके लिए ये है कि वो प्रोग्राम तो पसंद करें, लेकिन इसको लाइक भी करें, और दूसरों को भी ये बार बार उनको भी ये कहें कि ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। क्योंकि वाकई में अब ये आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आपका जो अंदाज़ है, आपका जो सवाल करने का अंदाज़ है, आपका जो बयान करने का अंदाज़ होता है, वो वाकई एक अछूता होता है। और मैं खुद भी, मैं हमारे दफ्तर में जो हमारा IT सेक्शन है, वो आपके प्रोग्राम को बाकायदा वॉच करते हैं। तो नाज़रीन, आप ये देख लें कि अगर अहमद भाई ये बात यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं तो ये गलत बात तो नहीं होगी। मैं नाज़रीन आप सब लोगों से आगे ये रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि मैं जितने भी प्रोग्राम्स करता हूँ ना यार, उसके ऊपर अपनी राय जो है ना लाजमी मेरे साथ शेयर किया करें। मैं अपने प्रोग्राम के एंड पे जो है ना अहमद फराज साहब का सल्यूट पेश करके इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। नाज़रीन, अगर आपको प्रोग्राम देख के पसंद आए और आप किसी भी किस्म की राय को मेरे साथ शेयर करना चाहें, कमेंट बॉक्स में मैं आपके सवालात का इंतज़ार करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।